तो एफलन के कारकों में पहले था आनुवंशिक कारक, जिसमें असंगतता, संकरण और संबंधित पड़ा। अब है दैहिक कारक। दैहिक मतलब जो शारीरिक कारक होते हैं, जो किसी तत्व या पोषक तत्व की कमी के कारण होते हैं, जैसे या अधिकता कारण। जैसे कि नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की अधिकता के कारण जो पौधे हैं उसकी सिर्फ वानस्पतिक वृद्धि होती है, उनमें जो पत्तियां हैं वो आदि अधिक बनती है, फल नहीं लगते हैं। वानस्पतिक वृद्धि अधिक होती है अगर नाइट्रोजन अधिक हो। फिर कार्बोहाइड्रेट का स्तर है, ये भी प्रभाव डालता है। कार्बोहाइड्रेट स्तर के कारण जो फलों पौधे की वृद्धि है, पाद जो फूल लगना है, फल बनना आदि सब प्रभावित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की कमी से फल नहीं लगते हैं। अगर इसका लेवल कम है तो फल है वो नहीं बनेंगे, और अगर अधिकता है तो फिर भी वो इनको प्रभावित करती है, फलों के निर्माण को। तो इसका लेवल है जो सही होना चाहिए। पादप हार्मोन की मात्रा वगैरह ये भी आवश्यक होती है। तो इसके बाद है फल वृक्षों की विकासीय प्रवृत्ति, कि जब फल वृक्ष बन रहा है तब उसमें क्या कोई परिवर्तन है या कोई कारण है जिसके कारण आगे वो जाकर एफलन की स्थिति उत्पन्न करता है या फल नहीं बनाता है। तो सबसे पहला है कि जब फल वृक्ष बनता है तो इस पर जो पुष्प बनते हैं वो अपूर्ण पुष्प होते हैं, तो पूर्ण रूप से पूर्ण पुष्प नहीं बन पाते हैं। जैसे कि नर और मादा भाग है वो, जैसे पुंकेसर है या स्त्री केसर है, जो ये नर और मादा भाग है, या तो ये इसमें किसी में अपूर्ण पुष्प में जिसमें पुंकेसर नहीं होगा या किसी में स्त्री केसर नहीं होगा, तो या किसी में पुंकेसर पहले परिपक्व हो जाता है, स्त्री केसर बाद में परिपक्व होता है। तो इन कारणों से ये अपूर्ण पुष्प बनता है, जिसे प्रोटोगायनी, प्रोटेंडरी ऐसी अवस्था में पाई जाती है। या फिर अलग अलग पौधे पर स्थित होते हैं। नर पुष्पों का पौधा अलग और इस जो मादा भाग है उन पौधों का अलग पौधे उत्पन्न होते हैं। जैसे पपीता है, तो पपीता में नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग होते हैं, तो इनमें आपस में परागण की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, जिस कारण अपूर्ण पुष्प बनता है और फलों का विकास नहीं हो पाता है। फिर है जननांगों की परिपक्वता। जो जननांग है, पुंकेसर, स्त्री केसर, वो अलग अलग समय में पकते हैं। अलग अलग समय में पकने के कारण भी इनमें एफलन की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे जिसमें नर भाग पहले पक जाता है, पुंकेसर पहले पक जाता है, वो प्रोटेंडरी सीताफल में होती है। और जिसमें मादा भाग स्त्री केसर पहले पक जाता है, प्रोटोगायनी कहलाता है। जैसे चीकू में प्रोटोगायनी होती है, स्त्री केसर चीकू में पहले पकता है, चीकू में प्रोटोगायनी की स्थिति उत्पन्न होती है। फिर है पराग कणों का उर्वर न होना। जो परागकण बनेंगे पुष्प में वो जीवन सम नहीं होते हैं, आगे निषेचन करने में योग्य नहीं हो पाते हैं। तो परागकण जो उर्वर होंगे या अनुर्वर होंगे, उर्वर नहीं होंगे, वो भी आगे फलों का निर्माण नहीं कर पाएंगे। अंगूर की कुछ किस्में होती है जिसमें ये परागकणों की उर्वरता के कारण से एफलन की स्थिति उत्पन्न होती है। उसके बाद है विषम वर्तिकात्व। जो वर्तिका है, जो स्त्री केसर का आगे का भाग होता है, वो उसकी बनावट के आधार पर या वो जिसकी लंबाई किसी में जो वर्तिका है उसकी लंबाई पुंकेसर से अधिक हो जाएगी, या किसी में पुंकेसर से बहुत छोटी लंबाई हो जाएगी, जिसके कारण से यह निषेचन नहीं कर पाएंगे, परागण नहीं होगा, स्व निषेचन की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी और एफलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। उसके बाद है कि एफलन की समस्या के उपाय क्या क्या है। अगर ये सारी समस्याएं आती है तो हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय है पराग वाले फल वृक्ष। जिन फल वृक्षों में पराग अधिक बनते हैं उनको पोलिनाइजर भी कहते हैं। जैसे पोलिनेशन करने वाले जो वृक्ष है पोलिनाइजर कहलाते हैं। तो उनकी हमें ज़्यादा मात्रा में वो लगाने पड़ेंगे, जगह जगह पर ये लगाने पड़ेंगे, जिससे पराग पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न हो जाएंगे और निषेचन कर लेंगे। दूसरा है जड़ों की काट छांट। अगर जड़ों की जो प्रूनिंग है, ट्रिमिंग है, वो समय समय पर की जाती है तो इसे रूट प्रूनिंग कहते हैं। तो रूट प्रूनिंग करने के लिए जो फल वृक्ष है उसकी जड़ों के आसपास से एक नाली समान आकार की गहरी खाई खोद देते हैं, जो लगभग 2 फुट गहरी होती है, जो उसकी कैनोपी के अंदर होती है। मतलब जहाँ तक उसकी छाया रहती है उसके अंदर तक वो रहती है। उसको काट कर जो खाई बनाकर उसमें जो
उसकी पत्तियां गिर जाती है, फिर उसमें जो खाद वगैरह डालकर मिट्टी से भरकर सिंचाई कर देते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का स्तर बढ़ जाता है। इससे जो कार्बोहाइड्रेट है उसका स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण फलों का उत्पादन में वृद्धि होती है। तीसरा है वलय बनाना। वलय बनाना है कि जो कोई फल वृक्ष है तो उसकी डाली पर हमें कार्बोहाइड्रेट का स्तर बढ़ाना है। तो डाली में कार्बोहाइड्रेट का स्तर बढ़ाने के लिए जो कोई शाखा है उसको चयनित करके उस शाखा में से 2.5 सेंटीमीटर छाल है वो हमें हटा देते हैं। 2.5 सेंटीमीटर छाल हटेगी तो जो कार्बोहाइड्रेट है जो पत्तियों द्वारा निर्मित होगा वो पौधे के बाकी भागों में नहीं जा पाएगा और वहीं रह जाएगा, जिसके कारण वो फलों उत्पादन में सहायता करेगा। उसके बाद एफलन की स्थिति को दूर करने के लिए पादप हार्मोनों का प्रयोग। तो एफलन की स्थिति उत्पन्न होती है कि अगर समय से पूर्व फूल वो गिर जाते हैं या फल गिर जाते हैं तो एफलन की स्थिति उत्पन्न होती है। उसको रोकने के लिए 2,4-D का प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो ये एक जो खरपतवार नाशी है, लेकिन इसकी जो 20 ppm मात्रा है वो 20 ppm या उससे कम मात्रा है वो हमेशा ही एक पादप हार्मोन के रूप में काम करती है। फिर नेप्थलिक एसिटिक एसिड जो ऑक्सीजन का प्राकृतिक रूप है वो इन सबको इनके छिड़कने के कारण से जो इस समय फूल और फल है वो नहीं गिरते हैं, कच्चे फल नहीं गिरते हैं, फूल नहीं गिरते हैं। उसके बाद इन प्रयोगों के बाद है कि अब कौन कौन से ऐसे वृद्धि नियामक है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन है सबसे पहले जो एक पादप हार्मोन है। वैसे तो ये शीर्ष प्रभुता में काम आता है, जैसे नई पत्तियां है, नई कलिकाएं बनती है तो ये उनमें पाया जाता है। तो इसका प्रयोग सबसे पहले जो ये है कच्चे फलों को गिरने से बचाने के लिए, जो कच्चे फल हैं वो ऑक्सीजन छिड़कने से नहीं गिरेंगे। फिर बीज रहित फल निर्माण, जो पार्थेनोकार्पी है, बीज रहित जो फल निर्माण है वो भी ऑक्सीजन द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद खरपतवार नियंत्रण में भी, क्योंकि ये जो 2,4-D है वो इसी ऑक्सीजन का एक प्रकार है, 2,4-D भी एक ऑक्सीजन का ही प्रकार है। उसके बाद है जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन की खोज वैसे कुरोसावा ने की थी पुराने समय में 1926 के आसपास। उसके बाद ये कोशिका विभाजन करके पौधे की लंबाई बढ़ाता है। अगर पौधा बोना है तो लंबाई बढ़ाने के लिए इसका जिब्रेलिन का प्रयोग हम कर सकते हैं। ये मुख्यतः जो डोरमेंसी आती है बीजों में, जो बीज है जो अंकुर नहीं कर पाते हैं या पौधे की कुछ शाखाएं जो डोरमेंट हो जाती है तो उनकी डोरमेंसी हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये भी बीज रहित फल निर्माण में भी उपयोगी किया जा सकता है। तो जिब्रेलिन है वो ऑक्सीजन के समान ही लगभग कार्य करता है। फिर है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ये कोशिका विभाजन में सहायक करता है। मुख्यतः जड़ों के निर्माण में सहायक है। जो जड़ें बनती है वो इसी के द्वारा गहरी होती है, इसी के द्वारा अधिक बनती है। तो जड़ें बनानी है या कोई जैसे जड़ वाली फसलें हैं तो उनमें भी इसका प्रयोग किया जा सकता है जड़ें बढ़ाने के लिए। फिर है इथाइलिन। इथाइलिन ये कच्चे फलों को पकाने में काम आता है। वैसे तो अलग अलग रूपों में कार्य करता है। गैसीय रूप में पाया जाता है और द्रव रूप में पाया जाता है। बेर, खजूर, जो केला है, सिट्रस फल है आदि जो कच्चे होते हैं, जो फल वृक्षों से तोड़ लिए जाते हैं, उनको पकाने के लिए इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। फिर वृद्धि रोधक वैसे इनका प्रयोग भंडारण के समय किया जाता है कि कोई भी जो फल है या कोई सब्जी है वो फिर से अंकुरित नहीं हो जाए। जैसे आलू है तो भंडारण के समय वो फिर से अंकुरित होने लगते हैं, या प्याज है, लहसुन है, जो हम भंडारित करके रखते हैं तो ये फिर कुछ समय बाद इनमें से वापस कलिकाएं फूटने लगती है। तो इनको बंद करने के लिए, इनकी वाष्पोत्सर्जन क्रिया कम करने के लिए, अगर वाष्पोत्सर्जन क्रिया कम होगी तो ये अपना आप सड़ना गलना बंद कर देंगे, सड़ेंगे ज़्यादा नहीं। तो इनके लिए हमें MH जो मैलिक हाइड्रोजाइड है उसका प्रयोग करना होता है, या फिर एब्सिसिक एसिड है वो भी एक वृद्धि रोधक का ही कार्य करता है। एब्सिसिक एसिड जो तनाव हार्मोन कहलाता है, विपरीत परिस्थितियों में
पौधे की सहायता करता है। तो ये सारे हैं पादप हार्मोन जो मुख्यतः फल वृक्षों में सहायक होते हैं विभिन्न प्रकार के फलों के निर्माण के लिए। उद्यानिकी में प्रयोग देखेंगे अब इन जो पादप हार्मोन है उनका। तो सबसे पहला प्रयोग है वानस्पतिक प्रवर्धन में। जो प्रवर्धन है जिससे नए पौधे का निर्माण किया जा सकता है कोई पादप का कोई भाग उपयोग करके, तो इन सबको वानस्पतिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे कलम है, ग्राफ्टिंग है, ठीक है, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इनमें किस प्रकार प्रयोग किया जाता है कि जैसे दाब लगाना है, जड़ों की वृद्धि करनी है, तो कलमों को इससे पहले उपचारित किया जाता है इन्हें वृद्धि नियामकों से। जैसे इंडोल ब्यूटारिक एसिड है, उसको इंडोल ब्यूटारिक एसिड से इनको उपचारित किया जाता है जिससे जड़ों का निर्माण शीघ्र होता है। या फिर नींबू वगैरह में है तो एयर लेयरिंग करते हैं तो नेप्थलिक एसिड एस्टर का प्रयोग किया जाता है। नींबू वगैरह में लेयरिंग में NaA का प्रयोग किया जाता है। फिर है फूलों के नियंत्रण में। अगर वृक्ष पर अधिक फूल है तो भी जो फल बनेंगे वो गुणवत्तापूर्ण नहीं होंगे, तो इनके नियंत्रण में जो वेलन किया जाता है, वेलीकरण, उसमें फलों को झाड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। वेलीकरण में भी इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे आम है, अमरूद है, इनमें अधिक जो फूल आ जाते हैं जिसके कारण गुणवत्तापूर्ण फलों का निर्माण नहीं हो पाता है, उनमें वेलीकरण किया जा सकता है। फिर है फूलों में फलों को झड़ने से रोकने के लिए। जो फल वृक्षों पर जो फूल लगते हैं या जो फल लगते हैं वो समय से पूर्व पकने से पूर्व ही जड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, उनको बचाने के लिए भी वृद्धि नियामकों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आम है, नींबू है, नारंगी है, इन सब में आम, नींबू, नारंगी में इनमें नेप्थलिक एसिड का प्रयोग या 2,4-D का प्रयोग, इन सब का प्रयोग फलों को जड़ने से रोकने में किया जाता है। फलों को पकाने में जो इथिलीन है उसका प्रयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। या फिर फलों का आकार बढ़ाने में, जो फल छोटे होते हैं उनका आकार बढ़ाने के लिए इन वृद्धि नियामकों का प्रयोग किया जाता है। तो आम है तो आम में नेप्थलिक एसिड का प्रयोग करने से, या नींबू वगैरह में है तो इनका आकार वृद्धि करने के लिए जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है जो फलों का आकार बढ़ाता है। बीज रहित फल निर्माण, जिसे पार्थेनोकार्पी कहते हैं, तो उसमें बीज रहित फल निर्माण, जैसे अंगूर वगैरह है, केला है, तो बीज रहित फलों के निर्माण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है वृद्धि नियामकों का। खरपतवार नियंत्रण में, जो खरपतवार वगैरह होती है, जो अवांछित पौधे होते हैं, उनको नष्ट करने के लिए भी इन वृद्धि नियामकों का प्रयोग किया जाता है। तो इनके बाद इन वृद्धि नियामकों का उद्यानिकी में प्रयोग के बाद है कि इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, कौन सी विधियां हैं जिनसे इनका प्रयोग किया जा सकता है, तो वो है तो अब है पादप नियंत्रकों के प्रयोग की विधियां। तो पादप नियंत्रकों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है वो अलग अलग विधियां हैं। तो सबसे पहली है घोल के रूप में। अगर कोई पादप नियामक है तो उसकी अलग अलग सांद्रता घोल बनाते हैं, उसको एक किसी पात्र में घोल कर रखते हैं, और फिर जो वृक्ष की जो छोटे पौधे हैं उनकी जड़ें को डुबोकर, या जो कलम वगैरह उनको डुबोकर इसे उपचारित करके बाद में उसका प्रवर्धन किया जाता है। छिड़काव के रूप में, अगर घोल बनाकर पौधों पर डायरेक्ट छिड़काव कर दिया जाता है तो इस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। पाउडर के रूप में, तो कोई अगर पादपवर्धी नियामक है जो पाउडर फॉर्म में है, तो पाउडर फॉर्म के का उपयोग करने के लिए जो कलम वगैरह है उसके सिरों को गीला करके इसे पाउडर में जो डुबाया जाता है तो ये पाउडर उस पर चिपक जाता है। पेस्ट के रूप में, जो पेस्ट आती है ट्यूब वगैरह, उसके रूप में चूर्ण को रसायन मिलाकर जेल के रूप में बना लिया जाता है पेस्ट के रूप में, और उसका प्रयोग किया जा सकता है। वाष्प के रूप में, जो जलवाष्प के रूप में जो छिड़का जाता है, ग्रीन हाउस स्थानों पर इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे जो ग्रीन हाउस वगैरह है उसमें इस विधि का प्रयोग किया जाता है, वाष्प के रूप में छिड़का जाता है। इंजेक्शन के रूप में, जो पादपवर्धी नियामक है उनको इंजेक्शन भरकर जो फलवृक्ष से उनके विभिन्न भागों पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये सारे प्रकार है जिसे पादपवर्धी नियामकों का उपयोग किया जा सकता है अलग अलग रूपों में। तो इस प्रकार ये
9 नंबर का पार्ट है जो फलोद्यान प्रवर्धन समाप्त होता है। धन्यवाद।